हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान का इतिहास। अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ राज्य का इतिहास, जिसमें हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 2 क्लासेज आपको मिल चुकी होगी। आज मैं लेकर आया हूँ तीसरा वीडियो, तीसरी क्लास आपकी, जिसमें हम चर्चा करेंगे आगे मेवाड़ में आने वाले शासक की। तो दोस्तों, हमने मेवाड़ राज्य का इतिहास शुरू किया था। उसमें हमने कुछ शासकों को पढ़ लिया। जैसे मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन चल रहा था, उसमें गुहादित्य को हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कालभोज, जो गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक थे, उनको पढ़ा। फिर इनके बाद, कालभोज के बाद आगे थे भर्तृहरि द्वितीय आगे थे, फिर अल्लट आगे थे, और फिर इनके बाद आगे थे शक्ति कुमार। तो शक्ति कुमार तक हमने गुहिल वंश की चर्चा कर ली थी। अब दोस्तों, इसके बाद जो शासक आते हैं शक्ति कुमार के बाद, शक्ति कुमार 11वीं शताब्दी में शासक थे। अब रण सिंह आते हैं जो 12वीं शताब्दी में शासक बनते हैं। तो मेवाड़ का गुहिल वंश यहीं पर आकर, देखो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको आप अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें कहानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 3 लाइनों का ये पूरा चैप्टर हैं। 3 लाइनों में सब कुछ इसका अर्थ निकलेगा, लेकिन कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी। होता क्या है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम रण सिंह से। तो रण सिंह, इनका जो शासन काल था वो 1158 के लगभग मिलता है, लगभग 12वीं शताब्दी है। ठीक है। इनके पिता का नाम है विक्रम सिंह, और इन्होंने जो शासन किया था वो कहाँ पर, इन्हीं की राजधानी थी नागदा उदयपुर। भाई नागदा उदयपुर ही इन्होंने राजधानी बना रखी थी, तो इन्होंने रण सिंह का शासन यहीं पर चलता था। ठीक है। अब रण सिंह ने, देखो 12वीं शताब्दी में रण सिंह ने एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। और वो दुर्ग कहाँ पर बनवाया था इन्होंने, तो वो दुर्ग बनाया था इन्होंने अहोर जालोर क्षेत्र में। अहोर अहोर में इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कहाँ पर है, जालोर में है। तो ये छोटा सा परिचय था रण सिंह का। इससे ज़्यादा इसके कोई फैक्ट नहीं है और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन अब अब रण सिंह के काल में है। अब प्रश्न यहाँ से अच्छा बनता है कि किसके शासनकाल से मेवाड़ का गुहिल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। तो एक प्रश्न ये बहुत बढ़िया बनता है कि रण सिंह के शासनकाल में ही मेवाड़ का गुहिल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। अब वो कैसे विभाजित विभाजित होता है, उसकी चर्चा हम करते हैं। देखो, समझना, ध्यान से समझना। देखो, रण सिंह जब मेवाड़ में 12वीं शताब्दी में गुहिल वंश के शासक थे, तो इनके इस समय क्या 2 पुत्र थे। अब उत्तराधिकारी का चयन करने का समय आया, तो रण सिंह के क्या थे, 2 पुत्र थे। एक तो बड़ा बेटा था जो था सेम सिंह, और इनके जो छोटे बेटे थे वो थे कौन, राहब। अब राजस्थान के इतिहास में देखो, जो बड़ा होता है वही उत्तराधिकारी की गद्दी पर बैठता है। यहाँ पर भी यही हुआ। अधिकतर केस में ये होता है कि बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है। तो रण सिंह के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा तो कौन था, शेम सिंह था, और छोटा बेटा राहब था। तो रण सिंह ने उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे को ही क्या, उत्तराधिकारी घोषित किया। अब जैसे ही इसको, मतलब बड़े बेटे शेम सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया, तो छोटे बाबू नाराज हो गए। कौन, राहब नाराज हो गया। और नाराज हुआ, ऐसा हुआ कि इसने नागदा को ही क्या कर दिया, त्याग दिया। नागदा को ही छोड़ के ये चला गया। और ये छोड़ के एक गांव पड़ता है पास में, सिसोदा गांव, वहीं उदयपुर में है, थोड़ा सा नीचे की साइड में, दक्षिण साइड में। तो वहाँ पर एक गांव था सिसोदा गांव। वहाँ सिसोदा गांव में जाकर अपने साथ कुछ सेनाएं ले आया जो अपने अंडर अंडर में थे। वहाँ जाके ये सिसोदा गांव में जाके वहाँ उदयपुर में रहने लग गया। और यहाँ पर ही उदयपुर में कुछ समय बाद ही इन्होंने क्या, एक शाखा की स्थापना भी कर ली। जिस शाखा का क्या नाम रख दिया, उस शाखा का नाम था राणा शाखा। तो राहब ने नागदा उदयपुर को छोड़ा और सिसोदा पहुंचा। कोई ज़्यादा मुठभेड़ नहीं था, बस एक राजा ना बनाने की वजह से ये नाराज हुआ था। और कहाँ पर चला गया था, सिसोदा गांव उदयपुर में चला गया। और यहीं सिसोदा गांव उदयपुर में ही जाकर इसने राणा शाखा की क्या कर ली, स्थापना कर ली थी। ठीक है। जब इस बात का पता, जब राहब ने राणा शाखा की स्थापना की, तो इस बात का पता किसको चला, सेम सिंह को चला। सेम सिंह ने सोचा कि यार ये नाराज होके गया था, ना कुछ ज़्यादा कुछ लेके गया,
जब इसने कोई एक शाखा की स्थापना कर ली तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये लो भाई साहब, इनके भी मन में आया तो इन्होंने भी अपनी एक शाखा की स्थापना की है, जिसका नाम इन्होंने रख दिया है रावल शाखा। तो यही कारण था कि रण सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का जो गुहिल वंश है वो दो भागों में विभाजित हुआ था। तो दोनों इनके पुत्र थे, एक बड़ा बेटा था जो था क्षेम सिंह और छोटा बेटा था राहाब। कारण यही था उत्तराधिकारी बनाने का। तो बड़ा बेटा जैसे उत्तराधिकारी बनता है तो छोटे भाई साहब नाराज हो जाते हैं और ये निकल जाते हैं नागदा को छोड़ के, और ये चले जाते हैं सिसोदा गांव में जो कहाँ पर है उदयपुर में। और यहीं जाकर इन्होंने अपनी शाखा की स्थापना कर ली, जिसका नाम था राणा शाखा। और राणा शाखा का देखो शासक, प्रथम शासक था वो हम्मीर था। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। अब सेम सिंह ने भी फिर यहाँ पर नागदा उदयपुर में इन्होंने अपना क्षेत्र नहीं बदला। देखो राहब ने अपना क्षेत्र बदला, नागदा से निकल के कहाँ पर सिसोदा गांव में चला जाकर राणा शाखा की स्थापना की। और सेम सिंह ने स्थापना यहीं पर की थी, कहाँ पर नागदा में। यहाँ पर इन्होंने रावल शाखा की स्थापना की थी। अब देखो रावल शाखा की एक प्रश्न पूछा जाता है कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था। तो रावल शाखा का अंतिम शासक ये रतन सिंह ही थे, अपने चित्तौड़गढ़ के पद्मिनी के पति, जो राणा शाखा के अंतिम शासक हुआ करते थे। अब दोस्तों बस इतना सा ही फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया कि रण सिंह के शासन काल में ही मेवाड़ का गुहिल वंश दो शाखाओं में विभाजित हो जाता। बस प्रश्न यही आता है कि गुहिल वंश का कौन सा शासक था जिसके शासन काल में गुहिल वंश दो भागों में विभाजित हो गया था। तो वो कौन थे, रण सिंह ही थे, जिनके काल में गुहिल वंश, मेवाड़ का गुहिल वंश दो भागों में विभाजित हो गया था। अब दोस्तों एक फैक्ट तो ये हुआ। अब दूसरा फैक्ट आप इसमें ध्यान ये रखना। देखो रावल शाखा रण सिंह के पुत्र सेम सिंह। अब यहाँ से जैसे रावल शाखा शुरू होती है सेम सिंह से, तो सेम सिंह के बारे में मैं बताता हूँ। जब सेम सिंह यहाँ के शासक बनते हैं तो इनके भी क्या दो पुत्र थे। इनके भी कौन थे, दो पुत्र थे। एक तो बड़ा बेटा जो इनका था वो था सामंत सिंह, और इनके जो छोटे बेटे थे वो थे कुमार सिंह। यहाँ पर इनके बीच में कोई मतभेद नहीं होता, कोई उत्तराधिकारी का ऐसा कोई विवाद नहीं था, है ना। तो सेम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। अब सामंत सिंह सेम सिंह के बाद यहाँ के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, तो ये सामंत सिंह बनते हैं। और कब बनते हैं, 1174 ईस्वी में मेवाड़ के ये शासक सेम सिंह बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, सेम सिंह जब यहाँ पर नागदा उदयपुर यानी कि मेवाड़ में गुहिल वंश के शासक थे, तो इनके समकालीन देखो अजमेर और नाडोल पाली, कहाँ पर, अजमेर और नाडोल पाली में क्या कौन थे, चौहानों का यहाँ पर क्या था, शासन था। देखो शासन चल रहा है कौन सी, 12वीं शताब्दी। इधर भी इनके समकालीन 12वीं शताब्दी में अजमेर में चौहान और नाडोल पाली में भी चौहानों का क्या था, शासन था। दोस्तों अजमेर में इस समय अजमेर में 12वीं शताब्दी में यहाँ अजमेर के शासक थे कौन, सोमेश्वर देव चौहान, जिन जो शासक अजमेर के शासक बने थे 1169 से 1177 तक। और जो सोमेश्वर थे, इनकी जो रानी थी वो थी कर्पूरी देवी, और इनकी एक पुत्री थी दोस्तों जिसका नाम था पृथ्वीबाई, और एक पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों सेम सिंह जब मेवाड़ के गोहिल वंश के शासक थे तो उनके समकालीन अजमेर के शासक कौन थे, सोमेश्वर, और नाडोल पाली के शासक कौन थे, कीर्तिपाल चौहान। अब देखो हुआ क्या, सोमेश्वर की पुत्री थी पृथ्वीबाई। अब ये कीर्तिपाल मन ही मन पृथ्वीबाई से प्रेम करता था, अर्थात कीर्तिपाल पृथ्वीबाई से क्या करना चाहता था, विवाह करना चाहता था। लेकिन इस बात का पता सोमेश्वर को नहीं था। तो सोमेश्वर ने क्या किया कि क्यों नहीं कि मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उनसे संबंध स्थापित कर लिया जाए, क्योंकि गौरवशाली राजवंश से हैं तो हमें हमेशा सहायता मिलती रहेगी। तो सोमेश्वर ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, सामंत सिंह से कर दिया भाई साहब। अब सोमेश्वर ने अपनी पुत्री का जैसे ही सामंत सिंह से क्या कर दिया, विवाह कर दिया। अब इधर तो कीर्तिपाल के सिस्टम खराब हो गए,
इसका तो सारा सिस्टम ही बेकार हो गया। ये चाहता था क्या और हो गया क्या। तो भाई साहब कीर्तिपाल को आया भयंकर गुस्सा। अब गुस्सा आया तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आक्रमण करेगा, अटैक करेगा। तो भाई साहब कीर्तिपाल आए, नाराज हुए। कीर्तिपाल ने आक्रमण कर दिया किस पर, सामंत सिंह पर, कि तूने विवाह किया तो क्यों किया, ये तो मेरी थी और तू बीच में कौन हो गया लेने वाला। तो इसने यही सोच, नाराज होकर कीर्तिपाल ने सामंत सिंह पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कब किया, 1177 ईस्वी में कीर्तिपाल ने सामंत सिंह पर आक्रमण कर दिया। अब दोस्तों देखो, नाराज व्यक्ति बहुत ताबड़तोड़ प्रहार करता है, उसको कुछ भी नहीं दिखता। तो इसने भी ऐसे किया था, सामंत सिंह पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया और बेचारे सामंत सिंह को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो कीर्तिपाल ने सामंत सिंह पर आक्रमण किया था 1177 ईस्वी में। फिर सामंत सिंह यहाँ से पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद इनको क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। तो सामंत सिंह पराजित होने के बाद वागड़ क्षेत्र, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का है, तो वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर में 1178 ईस्वी में ये गुहिल वंश की स्थापना करते हैं, अर्थात संस्थापक ये। तो दोस्तों यहाँ से भी एक अच्छा प्रश्न आता है कि 1177 में जैसे सामंत सिंह पराजित होते हैं, फिर ये निकलकर वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा उस क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ समय बाद, मतलब एक वर्ष वो पराजित हुए थे 1177 में, और 1178 में यहाँ जाकर गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि डूंगरपुर में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी। तो सामंत सिंह ने गुहिल वंश की स्थापना डूंगरपुर में की थी। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। अब दोस्तों जैसे इन्होंने डूंगरपुर में गुहिल वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी, तो यहाँ की क्या कहलाए, संस्थापक कहलाए, है ना। और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी, वटभद्रक, वटभद्रक, जिसका वर्तमान नाम क्या है, बड़ोदरा, जो अभी कहाँ पर है, गुजरात में है। तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, सामंत सिंह ने गुहिल वंश की राजधानी जो डूंगरपुर में ये इन्होंने स्थापना की थी गुहिल वंश की, तो राजधानी बनाई थी वटभद्रक या फिर वडोदरा। और वडोदरा इस समय कहाँ पर है, तो ये है कहाँ पर, गुजरात में है। तो दोस्तों ये था इनके कीर्तिपाल और सामंत सिंह के बारे में कुछ फैक्ट। लेकिन अभी समस्या पूरी खत्म नहीं हुई। सामंत सिंह ने, देखो सामंत सिंह तो पराजित हो गया, अब कीर्तिपाल ने सोचा कि अब तो कोई नहीं है, अब तो इसका क्या, मेवाड़ पर भी अधिकार हो गया। लेकिन ये भाई साहब अभी कुछ भूल रहे हैं, और वो क्या भूल रहे हैं, देखो अभी सामंत सिंह को पराजित किया था, कुमार सिंह को नहीं। अभी सामंत सिंह को पराजित किया था इन्होंने, कुमार सिंह को नहीं किया था। अब जब कुमार सिंह, जब कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को पराजित किया था, तो उस समय कुमार सिंह ने प्रण लिया था कि एक दिन मैं तेरे से वापस हमारा मेवाड़ राज्य, यहाँ तक कि मेवाड़ तो लूँगा ही लूँगा, यानी कि तेरे राज्य को भी हमारे राज्य में मिला लूँगा। तो कुछ समय बाद ही देखो 1177 में यहाँ पराजित हो रहा है, कीर्तिपाल यहाँ आक्रमण करता है सामंत सिंह पे और सामंत सिंह को पराजित होता है। लेकिन इसके कुछ 1-2 साल बाद ही फिर कुमार सिंह से युद्ध होता है। तो सामंत सिंह के जो भाई थे उनका नाम था कुमार सिंह। अब इन्होंने आक्रमण कर दिया किस पर, कीर्तिपाल पर। अब कीर्तिपाल का शासक देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, क्योंकि इसका जो क्षेत्र था वो नाडोल पालिका तो ऑलरेडी था, इस पर इसने मेवाड़ को भी जीत रखा था। तो कीर्तिपाल ने पूरे होशो आवास में आकर आक्रमण किया। कुमार सिंह ने, सॉरी, सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने आक्रमण किस पे किया, कीर्तिपाल पर। कब किया, 1179, यानी कि 2 साल बाद वापिस योजना बनाई कुमार सिंह ने और कीर्तिपाल को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और सबसे मजे की बात है कि इसने खुद के जो क्षेत्र था कि कुमार सिंह का अर्थात सामंत सिंह का जो मेवाड़ का क्षेत्र था वो तो लिया ही सही वापिस, और इसने कीर्तिपाल के क्षेत्र को भी किसमें, अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों यहाँ से कीर्तिपाल पराजित होता है और पराजित होकर ये कहाँ पर जाता है, फिर ये चला जाता है जबालीपुर जालोर में चला जाता है। तो कुमार सिंह ने ही क्या किया था, पुनः अधिकार मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया था। इन्होंने 1179 में किसको,
पराजित किया था, कीर्तिपाल को पराजित करके कुमार सिंह ने पुनः मेवाड़ पर अधिकार किया था। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि मेवाड़ गोहिल वंश के किस शासक ने मेवाड़ पर वापिस पुनः अधिकार किया था। तो वो कौन थे? कुमार सिंह ही थे, जिन्होंने आक्रमण किया था कीर्तिपाल पर 1179 में कीर्तिपाल को पराजित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब देखो कीर्तिपाल यहाँ से पराजित हो गए। अब पराजित होने के बाद इनके तो दोनों ही क्षेत्र किसमें आके मिल गए? मेवाड़ में आगे कुमार सिंह के अधीन हो गए। अब कीर्तिपाल यहाँ से जाता है पराजित होकर। अब ये कीर्तिपाल कहाँ पहुँच जाते हैं? एक जगह है जिनका नाम है जबालीपुर। अरे जबालीपुर कहाँ पर पड़ता है? ये आता है जालोर क्षेत्र में। ठीक है, अब यहाँ पर जालोर क्षेत्र में जाकर इन्होंने क्या कर दी? 1181 ईस्वी में चौहान वंश की नई शाखा, देखो चौहान वंश की नई शाखा सोनगरा शाखा की स्थापना कर दी। तो सोनगरा चौहानों की जिस शाखा की स्थापना 1181 में हुई थी, तो किसने की थी? वही उस शाखा की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी। और कहाँ पर की थी? जबालीपुर जालोर में की थी, 1181 में की थी, है ना। तो कौन सी शाखा का नाम था? सोनगरा शाखा। अब सोनगरा, अब यहाँ के चौहान आएंगे। अब दोस्तों सोनगरा चौहानों की जो कुल देवी है ना, वो आशापुरा माता है। यह प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन है? आशापुरा माता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कीर्तिपाल के संबंध में कुछ फैक्ट। अब दोस्तों नाडोल पाली के संबंध में मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। देखो अभी चल रही है 12वीं शताब्दी, और 12वीं शताब्दी में नाडोल पाली के शासक कौन है? तो कौन है यहाँ के नाडोल पाली के शासक? तो यहाँ पर हैं कीर्तिपाल, यहाँ पर नाडोल पाली के शासक हैं। अब दोस्तों नाडोल पाली की जो शाखा थी, ये थी, इसकी चर्चा करते हैं हम। तो देखो नाडोल पाली, इसकी स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण सिंह चौहान 1953 में इसकी, ये देखो 10वीं शताब्दी है नाडोल पाली, और यहाँ पर कीर्तिपाल नाडोल पाली में जो शासन कर रहा है वो है 12वीं शताब्दी। तो दोस्तों जब हम चौहान वंश पढ़ेंगे सांबर के, सपादलक्ष सांबर के जो चौहान वंश पढ़ेंगे, सपादलक्ष सांबर के चौहानों का जो संस्थापक था दोस्तों, वो था वासुदेव चौहान। उस वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की क्या कर दी थी? स्थापना की थी। और फिर वासुदेव चौहान की यहाँ से दो शाखाएं निकलती हैं, दो शाखाएं निकलती हैं। एक तो निकलती है नाडोल पाली की शाखा, और एक निकलती है अजमेर की शाखा। ये दो शाखाएं जो अजमेर के चौहान वंश में वर्णन मिलता है। तो वही शाखा के जो जो थे नाडोल पाली की शाखा के जो संस्थापक है वो कौन थे? वो लक्ष्मण सिंह चौहान थे। इनको अपन आगे वाले जब चौहान पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अब दोस्तों एक चीज़ आती है कि कभी कभार एग्जाम में इसके मेवाड़ के शासकों का क्रम पूछा जाता है कि मेवाड़ के शासकों का क्रम कौन सा है। अब तो मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं। तो देखो ऐसे तो पूछा तो जाता है रावल शाखा का, कि रावल शाखा के कौन कौन शासक थे। अब उसमें ऑप्शन में ये देखो, ये सेम सिंह से शुरू होता है रावल शाखा के शासक सेम सिंह, फिर सामंत सिंह आते हैं, फिर इनके भाई कुमार सिंह आते हैं, फिर इनके पुत्र पदम सिंह आते हैं, फिर इनके पुत्र चेत्र सिंह आते हैं, फिर इनके बाद देखो तेज सिंह आते हैं, फिर समर सिंह आते हैं, फिर रतन सिंह आते हैं। तो अंतिम शासक देखो रावल शाखा के अंतिम शासक है रावल रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के। ठीक है, तो यह था दोस्तों इनका क्रम। तो इसका भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। कभी कभी कोई क्वेश्चन टफ बनाना पड़े तो उस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा एग्जाम में पेपर में डाले जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इतनी सारी जो चीज़ें बताई उनको सिर्फ 3 लाइनों में आपको कवर करता हूँ। देखो उन कहानियों को सुनने का और समझने का कारण यही था कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। तो बस यही समझाना चाह रहा था कि एग्जाम में यहाँ से सिर्फ 3 प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से? एक तो देखो पहला पहला बनता था कि रण सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का गोहिल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। हमने पढ़ा ही था कि मेवाड़ का शासक रण सिंह के शासनकाल में, देखो क्या, रण सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का जो गोहिल वंश है 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। क्योंकि रण सिंह के 2 पुत्र थे, एक तो सेम सिंह और एक राहब। उत्तराधिकारी बनने की वजह से छोटे बाबू नाराज हुए थे, जो नागदा छोड़ के उदयपुर को छोड़ दिया था उन्होंने। कहाँ चले गए थे? सिसोदा गांव में चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने राणा शाखा की स्थापना कर दी थी। और जब इस बात का पता सेम सिंह को चल गया तो उन्होंने भी अपनी स्थापना कर दी थी राहुल शाखा की।
तो बस इसके लिए वो इतनी इतनी बड़ी मैंने कहानी सुनाई है, और वो जो डायग्राम चार्ट से बना रखे हैं नोट्स, इस वजह से आप भी ऐसे ही बनाना, है ना। और फिर दूसरा पॉइंट जो समझना था वो था कि डूंगरपुर में डूंगरपुर अर्थात वागड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना 1178 में सामंत सिंह ने की थी। ठीक है, कब की थी? जब कीर्तिपाल ने 1177 में सामंत सिंह पर क्या किया था? आक्रमण किया था। क्यों किया था? क्योंकि कीर्तिपाल पृथ्वीबाई से क्या विवाह करना चाहता था, लेकिन सोमेश्वर ने पृथ्वीबाई का विवाह किससे कर दिया? मेवाड़ के शासक सामंत सिंह से कर दिया। ऋषि क्रोध में आकर कीर्तिपाल ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया सामंत सिंह पर, और सामंत सिंह को पराजित किया 1177 में। फिर एक वर्ष बाद ही सामंत सिंह यहाँ से निकला, पराजित हुआ और अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा, और वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर में जाकर गुहिल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। तो डूंगरपुर में गुहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सामंत सिंह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1178 में की गई थी। ठीक है, और जो लास्ट आता है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है इसमें लास्ट का, वो बनता है कि मेवाड़ पर पुनः अधिकार करने वाले गुहिल वंश के शासक कुमार सिंह थे, है ना, जिन्होंने 1179 में कीर्तिपाल को पराजित किया था। वही कुमार सिंह कौन थे? सामंत सिंह के भाई थे, जिन्होंने अपना भाई का बदला लिया, क्योंकि कीर्तिपाल ने जब इन पर आक्रमण किया था, इसी वजह से इनको राज्य छोड़ना पड़ा, और वहाँ पर डूंगरपुर में जाकर गुहिल वंश की स्थापना की। तो सामंत सिंह के भाई थे, दोनों ने मिलकर इस पर कीर्तिपाल पर आक्रमण कर दिया और कीर्तिपाल को पराजित किया, और इसको यहाँ से जाने पर मजबूर किया, मतलब पराजित हुआ। और कीर्तिपाल फिर यहाँ से निकलकर वहाँ जबालीपुर जालोर जाते हैं, जहाँ पर 1181 ईस्वी में चौहान वंश की ये नई शाखा सोनगरा चौहान की स्थापना करते हैं, जिनकी कुलदेवी कौन थी? आशापुरा माता थी। तो दोस्तों ये था कीर्तिपाल के बारे में और कुमार सिंह के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब इनके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं इनके पुत्र। देखो, कुमार सिंह के बाद जो शासक बनते हैं, तो कुमार सिंह तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई नोट्स नहीं है दोस्तों, बस इन्हीं को आप ध्यान से सुनो, इन्हीं को समझो, और ऐसे जैसे मैंने लिख रखे हैं ऐसे आप लिख लो। ज़्यादा रामायण लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है। जो लिखना था वो मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिए इंपॉर्टेंट, इन तीनों को तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, और समझ गए होंगे तो रटने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, अब दोस्तों कुमार सिंह के बाद इनके पुत्र आते हैं। देखो, कुमार सिंह के बाद इनके पुत्र आते हैं, जिनका नाम था पदम सिंह। ये कुछ समय तक फिर मेवाड़ पर शासन किया था, लेकिन इतनी चर्चा में रहे नहीं। फिर इनके बाद इनके पुत्र को ना जेत्र सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। अच्छा कार्यकाल रहेगा जेत्र सिंह का। जो शुरू अब इन जेत्र सिंह हम अगले शासक लेंगे, अगले वीडियो में लेंगे। तो जेत्र सिंह जो 1213 से 1250 53 जो भी मानते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा तो जेत्र सिंह के शासनकाल को 1213 से 1253 तक मानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आप मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। और दोस्तों, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह के हिस्ट्री के पूरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।